नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्या आपको मालूम है कि पिछले 10 सालों में हार्ट अटैक के मामलों में 5 गुना तेजी आ चुकी है। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि देश में हार्ट अटैक से होने वाली कुल मौतों में 35 से 40% वो लोग हैं जिनकी उम्र 45 साल से कम है। आखिर युवाओं में इसकी चपेट में आने की वजहें क्या हैं? वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर हम इसी पर आज चर्चा करेंगे विस्तार से। हार्ट डिजीज की वजहों को समझेंगे, दिल को दुरुस्त रखने के उपायों पर भी बात करेंगे और साथ ही बताएंगे कि किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो तत्काल क्या करना होगा। कुल मिला के दिल की बातें, जो आपका दिल आपसे कह रहा है, उन्हें किस तरह से सुनना है, समझना है, इशारों को कैसे समझना है, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा एक रिपोर्ट के बाद। दिल हमारा पूरा ख्याल रखता है, लेकिन क्या हम उसकी हिफाजत पूरी तरह से रख पाते हैं? दरअसल एक रिपोर्ट में बात सामने आई है कि देश में हार्ट अटैक के 27% मामलों के लिए खराब लाइफस्टाइल और बेतरतीब खान पान जिम्मेदार है। दिल को दुरुस्त न रख पाने की ही वजह है कि 2011 और 2022 के बीच दिल का दौरा पड़ने के आंकड़ों में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े चौंका सकते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि हार्ट अटैक से होने वाली इन मौतों में 35 से 40% वो लोग शामिल हैं जिनकी उम्र 45 साल या इससे कम है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 2020 में 28,000 से अधिक लोगों की मौत हार्ट अटैक के चलते हुई। पिछले 1.5-2 साल की बात करें तो जिम में एक्सरसाइज करते समय, गरबा के दौरान, डांस करने और स्टेज शोज के दौरान हार्ट अटैक आने के मामले तेजी से बढ़े हैं। इनमें से ज्यादातर हेल्दी दिखने वाले लोग थे। तो फिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके चलते उन्हें दिल का दौरा पड़ा? एक्सपर्ट का कहना है कि हार्ट डिजीज के शुरुआती संकेतों को समझना जरूरी है, इसे इग्नोर बिल्कुल न करें। तो वे कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें समझना जरूरी है? खासकर छाती में दर्द, सीने में जकड़न, सांस लेने में दिक्कत, दिल की धड़कन का अनियमित होना, पैर और बाजुओं में दर्द होना, पैर का सुन्न होना, बेवजह चक्कर आ रहा हो, अलर्ट हो जाना चाहिए। ये हार्ट डिजीज के संकेत हो सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर की सलाह पर कुछ जरूरी टेस्ट हार्ट डिजीज के खतरे को कम कर सकते हैं। इसमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, ईसीजी, कार्डियक स्क्रीनिंग, सिटी स्कैन, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट यानी टीएमटी और सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जैसे कुछ जरूरी टेस्ट हैं। सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जिससे हार्ट के छोटी से छोटी ब्लॉकेज का पता चल जाता है। अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो अस्पताल ले जाने के क्रम में उसे डॉक्टर की सलाह पर तत्काल सॉर्बिट्रेट एस्पिरिन टैबलेट देना चाहिए। एस्पिरिन ब्लड क्लॉट को रोकने में मददगार होता है। वहीं हार्ट अटैक आने पर सीपीआर देना रामबाण साबित हो सकता है। इसमें मरीज की छाती पर दबाव बनाया जाता है जिससे ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। इससे कार्डियक अरेस्ट के मरीज के जीवित रहने की उम्मीद 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है। फिलहाल हार्ट डिजीज को लेकर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। वही डेली एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा खान पान और नशे से दूरी बनाकर भी हार्ट डिजीज से खुद को दूर रखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ हैं डॉक्टर रजनीश कपूर, चेयरमैन है कार्डियोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल में। डॉक्टर कपूर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर सरिता राव, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल में। डॉक्टर सरिता, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर हरनीश सिंह भाटिया, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं मैक्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रजनीश कपूर, चर्चा की शुरुआत हम आपसे ही करना चाह रहे हैं सर। पिछले कुछ दिनों में खास तौर से कोविड के बाद हमने देखा कि काफी चौंकाने वाले मामले और स्थितियां हमने देखी हैं हार्ट से रिलेटेड। अचानक से मौत हो जाना, यंग एज में मौत होना। क्या ये अब तक हम तय कर पाए सर कि ये अनयूजुअल है और सिर्फ कोविड की वजह से है, या अब समय ही ऐसा आ गया है कि यंग एज में अब कुछ भी हो रहा है? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी होना चाहिए। दोनों चीजें मैं बोलूंगा। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें हृदय रोग बहुत तेज गति से बढ़ा है और खासकर हमारे देश के अंदर या एशिया के अंदर बहुत रैम्पेंट है। और दूसरा चौंकाने वाला फैक्ट ये भी जो आप अपने प्रोग्राम के जरिए बता रहे हो कि यंग जनरेशन में हार्ट अटैक के मामले बहुत तेज गति से बढ़े हैं। कोविड एक ट्रिगरिंग पॉइंट मैं मान सकता हूं, बट कोविड बेसिक रीजन नहीं है।
कोविड के बाद थोड़ा जिनको कोविड हुआ 1 या 2 बार हुआ, तो कहीं ना कहीं वो अरिथमियास जो लाइफ थ्रेटनिंग रिदम प्रॉब्लम्स हार्ट की होती हैं उसका सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं और थोड़ा सडन कार्डियक डेथ का इंसिडेंस यंग जनरेशन में आया है। बट कोविड को हम एक तरफ रखें अगर, तो जिस दौर इस प्रेजेंट टाइम के अंदर जो हमारा यूथ है वो वैसे भी बहुत वल्नरेबल है हार्ट डिजीज के लिए। उसके बड़े सारे फैक्टर्स हैं, मैं मानता हूँ बाकी सब फैक्टर्स को जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, ये तो सबको पता है फैक्टर्स हैं, बट एक स्ट्रेस जो एम्बिशियस लाइफस्टाइल आजकल का यूथ लीड करना चाहता है, जो कट थ्रोट कंपटीशन है, जो तेज गति से अपने टारगेट्स को अचीव करना का एक एम्बिशन है, वो कहीं ना कहीं इस स्ट्रेस को इतना बढ़ा रहा है कि वो भी एक ट्रिगरिंग पॉइंट है हार्ट अटैक के लिए और यंग जनरेशन में स्पेशली। अब आप देखोगे अगर तो 25 से 40 साल का जो एज ग्रुप है वो ज्यादा एम्बिशियस है, उसके बाद थोड़ा एम्बिशन सेटल होते हैं, थोड़ा लाइफ का रफ्तार शायद धीमा होता है। तो आजकल ये पैराडॉक्सिकल है, यंग जनरेशन के अंदर जो हार्ट अटैक्स और सडन कार्डियक डेथ्स बढ़ते जा रहे हैं, और उसका मेन रीजन मैं ये मानता हूँ, इसको कहीं ना कहीं ठहराव की जरूरत है, थोड़ा उनमें और अच्छा अवेयरनेस और अच्छे लाइफस्टाइल को पैदा करने की जरूरत है। एक स्टडी के दौरान हमने पाया स्लीप डेप्रीवेशन एक नया ट्रिगरिंग पॉइंट है हार्ट अटैक के लिए यंग्स में। मैं आऊंगा सर इस पे, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि जितनी भी सीवीडीज हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, उसका नींद का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अलग से बात करना। लेकिन जो आपने कहा, डॉक्टर सरिता मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या इतना सीरियस यंग जनरेशन हो रही है क्योंकि अब उसके रेपरकशंस हमें मिल रहे हैं? स्ट्रेस एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट बन चुका है हार्ट डिजीजेस के लिए, लेकिन अभी भी लोग स्ट्रेस को बहुत हल्के में ले लेते हैं। लोगों को लगता है कि हाँ, ऑफिस में तो सभी को स्ट्रेस होता है, लाइफ में रिलेशनशिप का स्ट्रेस तो सबको है, आजकल न्यू नॉर्मल है स्ट्रेस तो। लेकिन स्ट्रेस की वजह से जो मौतें हो रही हैं और खासतौर से दिल पे जो बोझ पड़ रहा है, क्या उसके प्रति सीरियसनेस दिखती है आपको? So this is very important क्योंकि स्ट्रेस एक मेजर प्रेसिपिटेंट है हार्ट डिजीज में, और आमतौर पे स्ट्रेस से जो हार्ट अटैक्स होते हैं उन लोगों में ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स कम रहते हैं। फॉर एग्जांपल वी सी यंग पीपल जिनको डायबिटीज नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, बट दे सडनली कम विद अ हार्ट अटैक। एंड यूजुअली व्हेन यू गो इनटू द हिस्ट्री तो पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, बिल्कुल टाइप ए पर्सनैलिटीज हैं जो हर चीज अचीव करना चाहते हैं, और आज की जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है। तो स्ट्रेस इज अ वेरी मेजर प्रेसिपिटेंट फैक्टर, और लोग स्ट्रेस को सीरियसली नहीं ले रहे। स्ट्रेस को कॉम्बैट करने के लिए हमें बहुत सारे मेजर्स लेना पड़ता है। यस, लाइफ इज वेरी फास्ट पेस्ड, बट हर व्यक्ति को कम से कम हाफ एन आवर टू 1 आवर ऑफ मी टाइम निकालना पड़ेगा रोज, एंड इन दैट टाइम ही हैज टू डू डिस्ट्रेसिंग एक्टिविटीज। जैसे कि अगर आप कुकिंग एंजॉय करें तो कुकिंग करें, गार्डनिंग एंजॉय करते हैं तो गार्डनिंग करें, इफ यू लाइक डांसिंग और इफ लाइक सिंगिंग तो वो एक्टिविटी आप ले। सो एवरीबडी हैज टू टेक आउट 1 आवर ऑफ मी टाइम, और उस वक्त में वो कुछ ऐसा करे जो वो एंजॉय करते हैं। अगर मेडिटेशन पसंद करते हैं, योगा पसंद करते हैं, तो दे कैन डू दोज थिंग्स। यस, स्ट्रेस इज अ मेजर प्रेसिपिटेंट, और इसे सीरियसली लोग बिल्कुल नहीं लेते हैं क्योंकि वो यंग रहते हैं, वो फिट फील करते हैं, और वो रियलाइज नहीं करते हैं कि ये स्ट्रेस कितनी टॉक्सिक है उनके शरीर के लिए, और इसका क्या असर हो रहा है उनके हार्ट के ऊपर और उनके ब्रेन के ऊपर। एब्सोल्युटली। डॉक्टर भाटिया, आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? मैं खास तौर से आज यंग जनरेशन के बारे में, और WHO भी कह रहा है अपनी थीम में कि नो योर हार्ट। क्या यंग जनरेशन अपने हार्ट को सीरियसली ले रही है? एब्सोल्युटली, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डेटा, यंगर पीपल में हार्ट अटैक्स की संख्या 5 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है, और ये डेटा हमारे पास 2020-2021 तक का अवेलेबल है। अगर हम 2023 तक का डेटा देखेंगे तो ये नंबर्स और भी ज़्यादा सीरियस और भी ज़्यादा अलार्मिंग हो सकते हैं। जो मेजॉरिटी फैक्टर्स जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, स्ट्रेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आजकल यंगर जनरेशन, स्पेशली कॉर्पोरेट वर्किंग पीपल, अर्बन पीपल, स्ट्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, और हमें स्ट्रेस को टैकल करने की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेस, जो मुझे लगता है जो मैंने अपने पेशेंट पॉपुलेशन में सबसे कॉमनली देखा है जो रिस्क फैक्टर, वो मुझे लगता है स्मोकिंग।
स्मोकिंग बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है यंगर पॉपुलेशन में, और मेजॉरिटी, आई वुड से 90% ऑफ माई पेशेंट्स जो हार्ट अटैक लेके आते हैं बिलो द एज ऑफ 35 ईयर्स, स्मोकिंग इज़ अ वेरी बिग फैक्टर इन देम. सो फिजिकल इनएक्टिविटी, ईटिंग जंक फूड, फ्राइड फूड, ये सारे फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. हाँ, अवेयरनेस के हिसाब से ऐसे इनिशिएटिव्स जैसे कि वर्ल्ड हार्ट डे, इन सब चीज़ों से यंगर पीपल में अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ी है, बट अभी भी इसमें एक बहुत ही बड़ा डेफिसिट है, बहुत ही बड़ा गैप है जिसे भरने की ज़रूरत है. सो आई फील कि डेफिनेटली मोर अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड इन यंगर पीपल. एब्सोल्युटली, और खास तौर से यंगर पीपल में. डॉक्टर कपूर, अब दो तरह की चीजें हैं. एक तो डिनायल में रहना कि मुझे हार्ट अटैक नहीं आ सकता, मेरे को हार्ट डिजीज नहीं हो सकती, मेरी फैमिली में किसी को नहीं है, और मैं दूसरों से अलग हूं. अगर मैं स्मोकिंग भी कर रहा हूं, मैं ड्रिंकिंग भी कर रहा हूं, तो क्या हुआ, मैं अगले दिन सुबह 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चल भी तो जा रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में तो नहीं रहता, और मेरी तो दूसरी हेल्दी लाइफ स्टाइल्स हैं, मैं जंक फूड नहीं खाता. तो इस तरह की कई भ्रांतियां हैं. सही अप्रोच क्या होगी सर? आज की जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है हमारी, कम नींद, स्मोकिंग, अल्कोहल और स्ट्रेस, इसके साथ ये मान लेना कि मैं तो इसको कॉम्पनसेट कर रहा हूं, क्या ये भ्रांति है? बहुत अच्छा आपने एक डायरेक्शन दिया है इसको. सो ये मानना कि कोई इंसान इस चीज से इम्यून है, ये बहुत बड़ा मिथ है. हम सब लोग, आजकल, पहले हम ये मानते थे भी 50 के बाद लोग वल्नरेबल हैं, बट आजकल मैं मानता हूं एनीबडी हु इज बियॉन्ड 30 इयर्स ऑफ एज इज वल्नरेबल फॉर हार्ट अटैक्स एंड हार्ट इवेंट्स बिकॉज ऑफ एक्सपेंडिंग होराइजन्स ऑफ रिस्क फैक्टर्स इन देयर लाइफ. सो एवरीबडी इज वल्नरेबल. अब कहानी यहां से शुरू होती है जब हम लोग सब रिस्क पे हैं और वल्नरेबल हैं, और हम ये माने भी मैं तो आधा घंटा का मैंने थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, बट उसके बाद मैं 10 सिगरेट पी लूं. This is not acceptable. This is not going to give them a healthy life or healthy heart. So, आजकल बैलेंस्ड और बिल्कुल स्ट्रिक्ट ये मान के चलना होगा. हाँ, एक जो डाइट का बात करें तो हमें 28 डेज अ मंथ बिल्कुल इसको एडहियर करना पड़ेगा, जो अच्छा लाइफस्टाइल है, जिसमें हेल्दी डाइट आएगा, जिसमें डेली उठ के इनर्शिया को पीछे भगा के अपना एक्सरसाइज करना और रनिंग या ब्रिस्क वॉकिंग करना होगा, जिसमें बिल्कुल स्मोकिंग का कोई रोल नहीं होगा, जिसमें स्ट्रेस अच्छा मैनेज करना होगा. जब ये करें तो 1 या 2 दिन आप डाइटरी थोड़ा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जा सकते हो, बट 28 days you have to adhere to a very good lifestyle. Only then you can expect a good healthy heart. Otherwise बहुत चांसेस हैं आप इसके ट्रैप में आओगे. हार्ट अटैक यंग एज पे होगा, और वो हार्ट अटैक इस ग्रेविटी का होगा. यूजुअली क्या माना जाता है, जब यंग एज में हार्ट अटैक होता है तो सडन डेथ का इंसिडेंस उसमें ज्यादा होता है, क्योंकि उनको इस्केमिक प्री कंडीशनिंग एक टर्म है, इस्केमिक प्री कंडीशनिंग उनकी नहीं होती है हार्ट की. माना उसका मतलब ये है कि जो ओल्ड एज में हार्ट अटैक्स होते हैं उनमें ब्लॉकेज बना होता है, और धीरे धीरे वो ब्लॉकेज कंडीशन कर देता है हार्ट मसल को, ताकि उनको जब हार्ट अटैक आता है तो सडन डेथ नहीं होता, उनको हॉस्पिटल पहुंचने के चांसेस मिलते हैं, उसको ट्रीट कराने के चांसेस मिलते हैं. बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर द यंगर जनरेशन. जब वो ब्लॉक एकदम इरप्ट होता है, तो जो हार्ट मसल को कंडीशन नहीं कर पाया है, देन सडनली दे फॉल इनटू अ ट्रैप ऑफ अ सडन कार्डियक डेथ. एंड लुक एट द पॉइंट, वी आर लूजिंग सच अ यूथ टू हार्ट डिजीज, और उसका प्रोडक्टिविटी लॉस देखिए आप कंट्री के लिए. आप हमारे सेलिब्रिटी सिंगर के ले लें या राजू श्रीवास्तव ले लें, इतनी यंग एज पे हमने सडन डेथ से लोगों को लॉस किया है, तो बहुत स्वाभाविक रूप से आपने बिल्कुल सही कहा सर, लॉस ये बड़ा हो जाता है. और आपने सही कहा, इनफैक्ट मैं खुद चौंका इस बात को, मैं भी रियलाइज कर रहा हूं कि एक जमाने में हम सुनते थे जब बड़े लोगों को बड़ी उम्र में जब हार्ट अटैक्स आते थे तो कहा ही जाता था कि माइनर अटैक आया है, आप थोड़ा सा करिए, दूसरा अटैक आया है, फिर तीसरा अटैक जब आता था तो उसकी बात होती थी. आजकल तो यंगस्टर्स में पहले अटैक, हमने माइनर अटैक बहुत कम सुना कि किसी यंग आदमी को माइनर अटैक आया हो और वो अब दोबारा से उस पे है. तो ये एकदम से इसकी फैटिलिटी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रिस्क पर है. ये इंपॉर्टेंट चीज आपने नोट करनी है. एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं. आप थोड़ा सा रिस्क पे बात की, अब वो बातें जो इशारा करता है आपका दिल, आपको बताता है कि समथिंग इज रॉन्ग इनसाइड, वो इशारे कौन से हैं?
एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो वर्ल्ड हार्ट डे पर आज हम बात कर रहे हैं दिल की, और टॉपिक हमने रखा है कि दिल की बातें दिल में न रखिए, कहिए, क्योंकि इशारे हो रहे हैं अंदर से, आपको बात करनी है उनके बारे में। आप इस गुमान में मत रहिए कि आपको कुछ नहीं होगा, ये गलत फहमी हो सकती है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ। डॉक्टर सरिता राव, एक में थोड़ा सा मैं संकेतों पर आऊं, उससे पहले एक बड़ी मिथ जो आजकल बर्स्ट भी हुई है कुछ एविडेंस के साथ साथ, और वो ये कि साहब ये तो एक्सक्लूसिवली मेल इशू है, हार्ट अटैक तो सिर्फ मर्दों को आ सकता है या हार्ट डिजीज मर्दों को आ सकती है। इस पर आप कुछ कहें मैम। यस, दिस इज अ वेरी बिग मिथ कि हार्ट अटैक सिर्फ मेल्स में होती है, ऐसा पहले सोचा जाता था और ये बिल्कुल गलत है। हार्ट अटैक बराबरी से होती है लेडीज एंड मेल्स को। यस, ये कुदरती है कि मेनोपॉज के पहले लेडीज को कुछ हद तक प्रोटेक्शन होती है हार्ट डिजीज से, वो उनके हार्मोनल स्टेटस के वजह से, एस्ट्रोजन के वजह से होती है। पर मेनोपॉज के बाद मेल्स और फीमेल्स दोनों में हार्ट डिजीज की इंसिडेंस बिल्कुल ही सेम होती है। और ये मिथ ऐसा क्यों था कि लेडीज को हार्ट अटैक नहीं होती है? ये इसलिए था क्योंकि लेडीज की जो प्रेजेंटेशन होती है हार्ट डिजीज की, फॉर एग्जाम्पल लेडीज अक्सर पेन नहीं बताती है, वो सीने में दर्द नहीं बताती है, वो बताती है कि हमें कुछ घबराहट हो रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पसीना आ रहा है, थकान हो रहा है, चक्कर आ रहा है। तो लोग कभी ये सोचते ही नहीं थे कि लेडीज को भी हार्ट अटैक होती है, क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन बड़ा एटिपिकल रहता था और उनका आमतौर पे फिर चूंकि वो पेन नहीं बताती थी तो उनका चेकअप नहीं होता है। बट आजकल बहुत सारी लेडीज के अब चेकअप होती है एंड वी फाइंड दैट उनमें भी हार्ट अटैक उतना ही कॉमन है जितना कि मेल्स में है। तो अगर आपके घर में कोई भी लेडी हो और अगर वो इस टाइप के सिम्टम्स बताएं कि थकान हो रही है, अनयूजुअल फटीग, अनयूजुअल घबराहट, स्वेटिंग, पर्सपिरेशन, तो उन्हें सीरियसली लेना है और उन्हें तुरंत उनकी चेकअप करानी है कि उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। डॉक्टर भाटिया, अब एक और क्लासिक एग्जाम्पल हमारे सामने है। आजकल ये भी बड़ा चलन बढ़ा है कि लोग एक यंग एज के बाद और पर्टिकुलरली 30-32 साल की उम्र के बाद अवेयरनेस के कारण अपने रेगुलर हार्ट चेकअप्स करा भी रहे हैं, और कुछ जगह ऑफिसेज वगैरह में रेगुलरली उनको कहा जाता है। अब उसमें भी दो तरह की चीजें आती हैं। एक तो जिनका लिपिड प्रोफाइल, मैं सिर्फ लिपिड प्रोफाइल की बात कर रहा हूं, जिनका पूरी तरह से ठीक है। एक ऐसे होते हैं कि लिपिड प्रोफाइल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ऊपर नीचे है, और ट्रिग्लिसराइड्स एक बड़ा इश्यू रहता है। तो कुछ लोग दवाइयां शुरू कर देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वॉक कर लो, थोड़ा सा नमक कम खाओ, ये सब ठीक हो जाएगा, और फिर वो भूल जाते हैं। इसको लेकर जो भ्रांतियां हैं सर, और जो सही चीज है, जरा हमारे दर्शकों को गाइड करें। एब्सोल्युटली, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। बहुत सारे यंग पेशेंट्स मेरे साथ ये सवाल लेके आते हैं। सो लिपिड प्रोफाइल के बारे में अगर बात की जाए तो मेनली 2 से 3 फैक्टर्स जो होते हैं वो हमें इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमें देखने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। इसकी वैल्यू हमें 100 से कम रखनी है। अगर ये 100 से ज्यादा जा रही है तो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। आप अपनी डाइट पे कंट्रोल करिए,
डेली 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक करिए, विच इज एज एडवाइज्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एटलीस्ट 5 days a week. वेट कंट्रोल करिए. अगर इन सब फिजिकल और लाइफस्टाइल मेजरमेंट्स के बावजूद अगर आपका लिपिड प्रोफाइल LDL कोलेस्ट्रॉल 100 से ज़्यादा आता है, तो फिर इसका मतलब है कि अब आपको किसी न किसी मेडिसिन की ज़रूरत है. मेडिसिन से डरने की ज़रूरत नहीं है. मैं काफ़ी पेशेंट्स ऐसे भी देखता हूँ, इनफैक्ट मेजॉरिटी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल मेजरमेंट से ही कंट्रोल करना अच्छा लगेगा, वो दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते. ये कुछ हद तक सही है. दवाइयाँ अकेले कभी भी आपके लिए फायदेमंद नहीं साबित हो सकती हैं. लाइफस्टाइल मेजरमेंट्स हमेशा पहले आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लाइफस्टाइल मेजरमेंट्स के बावजूद अगर आपका लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो भी आप सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल मेजरमेंट्स को कंटिन्यू रखें. उसके बाद अगर आपका नहीं कंट्रोल में आ रहा है तो यू डेफिनेटली नीड टू रीचेक इट एवरी 3 months और 6 months, और यू नीड टू एक्ट ऑन इट. आपको दवाइयाँ स्टार्ट करनी पड़ सकती हैं जिन्हें हम स्टैटिन्स कहते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं जिसे, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. वो 40 से ज़्यादा रखने की आवश्यकता है. अगर वो 40 से कम आ रहा है तो अगेन लाइफस्टाइल मेजरमेंट्स आपको अपनाने हैं, और फिर नहीं कंट्रोल होता है तो अगेन मेडिसिन. थर्ड कोलेस्ट्रॉल जो इंपॉर्टेंट होता है उसे कहते हैं ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल. इसे भी अराउंड 150 से 160 से नीचे रखने की आवश्यकता है. अगेन सेम थिंग अप्लाइज हियर कि पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, नहीं उससे कंट्रोल होता है तो अल्टीमेटली यू हैव टू गो फॉर मेडिसिन. ये आपने बहुत अच्छी चीज़ कही, और ये मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी नोटिस करी है कि आजकल यंग पॉपुलेशन काफ़ी अवेयर है और वो फ्रीक्वेंट हेल्थ चेकअप्स के लिए आते रहते हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मैं और एनकरेज करूंगा कि आफ्टर द एज ऑफ 35 ऑलमोस्ट एवरीबडी शुड स्टार्ट getting their health checkups done. Get your health insurance done at a very early age, ताकि अगर आगे जाके जरूरत पड़े तो आपके पास एटलीस्ट बैकअप प्रोवाइडेड हो. हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्युटली. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसको कवर करके भी रखिए. डॉक्टर कपूर, अब आते हैं उन लोगों में जिनका लिपिड प्रोफाइल आया था, उन्होंने दवाइयां भी शुरू कर दी, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी शुरू कर दी. अब मेजॉरिटी ऑफ ये इस तरह की जो पॉपुलेशन है वो ये समझती है कि साहब हम तो दवाई खा रहे हैं, बड़ा टाइमली दवाई खा रहे हैं, अब सब ठीक है हमारी लाइफ में, अब वापस से खाना भी नॉर्मल खा लेना है, ड्रिंक्स भी नॉर्मल कर लेनी है, सिगरेट जरूर कम कर ली, थोड़ा बहुत ओकेजनली ले लिया, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि मैं तो दवाई के मामले में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कभी दवाई स्किप नहीं करता. ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे सर? बिल्कुल. सो ये हमारे प्रैक्टिस में जो पेशेंट्स आते हैं, ये चीजें हमें बहुत फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलती हैं भी अब तो हमारा जी आपने ट्रीटमेंट कर दिया, स्टेंटिंग हो गया या जो प्रोसीजर हो गया, दवाएं हम ले रहे हैं, तो अब हमें ज्यादा प्रिकॉशंस क्यों लेना है. बट ये सच नहीं है. सो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सस्टेनेबल एफर्ट एंड मेडिसिन्स, sustainable lifestyle efforts from the patient and medicine both, जो आपके फ्यूचर के हार्ट डिजीज को कर्टेल करेगा, कंटेन करेगा. कोई एक चीज नहीं है जिसकी वजह से आप ये इम्यून हो गए कि आपको हार्ट डिजीज नहीं होगा. एक चीज जानिए, आपको हार्ट डिजीज जो हुआ तो आपका प्री डिस्पोजिशन था ब्लॉकेज की तरफ. अब जब स्टेंट डल गया या बाईपास हो गया या आप दवा पे हैं, तो उससे आपका रिस्क हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो प्री डिस्पोजिशन को जीरो लेके जाना बहुत मुश्किल होता है. तो सारी चीजें जब मिलके एक्ट करेंगी, जिसमें सारा लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन, स्टैटिन्स और एस्पिरिन और ब्लड थिनिंग मेडिसिन सब कुछ आता है, तब जाकर हम सिग्निफिकेंटली आपके हार्ट के रिस्क को कम कर पाएंगे, एक चीज से नहीं. और एक चीज मैं एड ऑन ये करना चाहूंगा स्टेटमेंट, जो पेशेंट्स जो रिस्क पे हैं, जिनका लिपिड बढ़ा है, जिनकी फैमिली में हार्ट डिजीज है, बहुत जरूरी है वो जो एडवांस स्क्रीनिंग टेस्ट है, हम लोगों को इस पे ज्यादा एम्फेसिस देना चाहिए कि हमारा सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी का जो थ्रेशहोल्ड है इन पेशेंट्स के लिए कम होना चाहिए. उनको एडवाइस करने के लिए मैं ये मानता हूं, अगर हमें ये पता हो जो रिस्क पे पेशेंट्स हैं, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री या कोलेस्ट्रॉल हाई या स्मोकिंग वाले, अगर हमें पता चलता है उनकी धमनियों में 50-60% का ब्लॉकेज है और वो पेशेंट भी ये जानता है, तब उसको वो प्रिकॉशंस और वो रिस्ट्रिक्शंस लेने का जो मोटिवेशन है वो अलग होता है. बहुत इंपॉर्टेंट बात. जब तक उसको नहीं पता, वो ये सोच रहा है मेरे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था, दवा ले लिया, मैं स्मोक करूं. बट वंस ही नोज दैट ही
is harboring 60% blockage in his main artery LAD, तब जाकर उसको लगेगा ये कहीं हार्ट अटैक का नुकसान कर सकता है. तब his efforts to control his risk factors, to rectify his risk factors will be बहुत much इंपॉर्टेंट बात stronger. आपने बोली सर. और वही हमें चाहिए. यस सर, ये एक्चुअल में जो द थ्योरी ऑफ डिटरेंस जिसे कहा जाता है, भयादोहन का सिद्धांत, जब तक आपके हाथ में वो चीज नहीं आई कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, तब तक लोग एक तो डिनायल मोड में रहते हैं और दूसरा चेंज करने को रेडी नहीं होते. तो इसलिए बहुत जरूरी है ये जानना, ये इंश्योर करना कि सब कुछ ठीक ठाक है. अगर 1% भी है तो उस हिसाब से आपको अपना ध्यान रखना है. डॉक्टर सरिता, मैं उन लोगों की बात नहीं करूंगा जिनको प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे समाधान हैं और वो रेगुलरली इस पे डॉक्टर से बात करते हैं. वो लोग जो बिल्कुल हेल्दी हैं या हेल्दी दिखते हैं कम से कम, उनके लिए क्या सलाह देंगी? कोई टेस्ट या कोई सिम्टम? सो 2 things I will say. जो लोग हेल्दी दिखते हैं वो अक्सर होते नहीं है, बिकॉज दे हैव यूथ ऑन देयर साइड. तो दे आर यंग, दे लुक फिट, बट दे मे नॉट बी फिट. 2 चीजें हमें करनी है. 1 is concentrate on their lifestyle and second is कि एक preventive health checkup करना है उनका. अगर हम preventive health checkup का करें तो most of the hospitals में आजकल एक बहुत subsidized preventive health checkup होती है, जिसमें कि patient की ECG, उनकी echocardiography, उनका TMT टेस्ट जो कि एक stress टेस्ट होता है और एक lipid profile included होती है for their heart health. ये हम recommend करते हैं कि लोग annually कराएं. Every person should get it done once in a year so as to find out कि क्या उनको कोई impending heart की problem होने वाली है कि नहीं. Now, just because you're fit और आपके टेस्ट ठीक आ रहे हैं, that is the time जो आपको सारे heart healthy measures लेनी है. Heart healthy measures यानी कि आपकी lifestyle changes and it starts from something which is as simple as eating, यानी कि आपके खान पान ठीक रखें, घी मलाई मक्खन से दूर रहें. Try to take fresh fruits, green leafy vegetables in your diet, salads, uncooked foods. Portion of food आप कम रखें अपने खाने में. इसके अलावा know your numbers. आपका ब्लड प्रेशर नंबर, शुगर नंबर और कोलेस्ट्रॉल नंबर आपको पता होना चाहिए. हर व्यक्ति को पता होना चाहिए. रोज आधे घंटे एक्सरसाइज करें. आप यंग है, फिट है, उसी तरीके से रहें तो आप आधे घंटे रोज एक्सरसाइज करें. स्मोकिंग, ड्रिंकिंग को एब्सोल्यूट नो बोलें. Try to de-stress yourself and if you do all of these things then get 8 hours of sleep every day. वो बहुत important है आपके लिए. Absolutely. और स्लीप पे आज ज्यादा बात हो नहीं पाई, लेकिन पहले हमने बहुत सारे इस पे शोज किए हैं और नींद कितनी इंपॉर्टेंट है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है. तो लाइफस्टाइल में सुधार करना है और टाइम पे अपने चेकअप्स करने हैं और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे जुड़ी हुई दवाएं लेनी है, सलाह लेनी है और 8 घंटे की नींद, ये सब मिलाकर आपको रखेगा हेल्दी. हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ल्ड हार्ट डे पर अपने दिल के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जागरूकता फैलेगी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए डॉक्टर रजनीश कपूर. थैंक यू सो मच सर. डॉक्टर सरिता राव, थैंक यू सो मच मैम. डॉक्टर हरनीश सिंह भाटिया, थैंक यू सो मच सर. आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही. इजाजत दीजिए. नमस्कार.